हेलो गाइस एवरीबॉडी वेलकम टू एमएसटी टेक्नीशियन। मेरा नाम अशरफ कुमार। मैं एक लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन टेक्नीशियन हूँ। मुझे आप लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन सर्विस और ट्रेनिंग के लिए मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो आज की जो टॉपिक होगा, आज की जो क्लास होगी, आज की जो सेक्शन है वो है लाइट आईसी सेक्शन है। एक सब्सक्राइब भाई ने बोला है कि मुझे वन प्लस 10 प्रो का लाइट आईसी की बारे में थोड़ा अच्छे से समझा के एक वीडियो डाल दिया जी, बहुत मेहरबानी होगा करके बोल मैसेज भेज रहे थे। क्योंकि उनके पास एक मोबाइल है कि हमने मोबाइल से बातचीत किया था कि उनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा कुछ चीज़। क्योंकि ऐसे जो सबसे ज़्यादा बिगनर होते हैं उनको ऐसे ऐसे चीज़ नहीं समझ में आता है, जो आर्डर लिस्ट में दे देते हैं, लाइन वगैरह सब दे देते हैं, मगर कभी कभी ऐसे चीज़ें में अटक जाते हैं कि स्कीमेटिक नहीं रीड करना पाए। तो क्या क्या इसमें तकलीफ होगा, क्योंकि उनको अभी तक जो काम कर रहे हैं वो हार्डवेयर सॉल्यूशन दे के ही काम करते हैं। वो भाई जो है स्कीमेटिक को ओपन नहीं करते हैं। उनका नाम है शब्दुल्ला, शब्दुल्ला करके उनका नाम है। वह दिल्ली से, उसी बाइक के लिए जो ये वीडियो बनने वाला है, इसको स्किप मत करना क्योंकि इतनी नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाला है कि अब स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कि कुछ चीज़ आपसे मिस हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को फुल एंड फुल एंड तक देखने के लिए, तभी आपको बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने पहले ऑलरेडी स्कीमेटिक ओपन करके रख लिया। अभी स्कीमेटिक ओपन कर लिया। ये देखिए, पहले मैंने क्या क्या किया कि कंपोनेंट्स का नेम जो है वो लिस्ट ले लिया, ठीक है। अभी लाइट एसी की जो है, लाइट एसी की नंबर क्या है, ये लाइट एसी का नंबर ये है SM3010, ये ठीक है। ये इनकी लाइट एसी दिया गया है। कौन सा मॉडल है, ये मॉडल आपका वन प्लस 10 प्रो 5G, जो लेटेस्ट मोबाइल अभी आया है। ये मोबाइल है, ये एसी का पार्ट नंबर बोलते हैं, कोई सीरियल नंबर बोलते हैं, कोई भाई आईसी का नंबर बोलते हैं, कि लाइट आईसी का नंबर ही है, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट नंबर या तो सीरियल नंबर यही बोलना चाहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में तो पार्ट नंबर बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आईसी का पार्ट नंबर है। ये पार्ट नंबर क्या है, SM3010, ये ठीक है। अब इसी आईसी के बारे में अभी फुल फुल पूरे के पूरा स्कीमेटिक के थ्रू और जो ऑर्डर एक्सप्लेनेशन दे के रखे इसका थ्रू दोनों मैच करके देखेंगे। क्योंकि अभी जो है वन प्लस 10 प्रो 5G में स्कीमेटिक नहीं है, ओनली इसमें जो है हार्डवेयर सॉल्यूशन है। भाई देख लो, हार्डवेयर सॉल्यूशन में देखे तो आपका काम थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। ऐसे नहीं है कि भाई हार्डवेयर सॉल्यूशन में कुछ काम नहीं चलेगा, हार्डवेयर सॉल्यूशन में काम तो चल जाएगा, मगर जो है उसमें जो जितने भी कंपोनेंट यूज होता है वो कंपोनेंट की वैल्यू नहीं होती है। उधर जो कैपेसिटर अगर मिस तो उसको कितना माइक्रो फॉरवर्ड होता है वो नहीं होती है। अगर आपका इंडक्टर, इंडक्टर का मतलब कॉइल, कॉइल का जो है उसको कितना माइक्रो हेनरी, कितना नैनो हेनरी है, या तो पीको हेनरी, कौन सा कॉइल लगी हुई है, ये नहीं लिखा होता है। कि रजिस्टर वैल्यू नहीं देते हैं, ऐसे कुछ बहुत कुछ नहीं देते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में। मगर जो स्कीमेटिक अच्छे से जो बंदा रीड करता है ना, उसको समझ में आ जाएगा कि इस जगह में ये इतना वैल्यू का इंडक्टर होता है, इतना वैल्यू का रजिस्टर होता है, इतना वैल्यू का कैपेसिटर होता है, जो स्कीमेटिक अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। आईसी का नंबर तो देख लिया हमने, SM3010, ये ठीक है। अभी जो इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन मैंने एलसीडी का खोल दिया। देखो भाई, अभी तक जो भी ये चेक कर रहे थे कि सर मैंने सारे लाइन चेक कर लिया कि, क्योंकि इसमें जो देते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में, उनका ये तकलीफ है कि इसमें 7.3 नहीं वोल्टेज बन रहा है। एक तो ये हो गया, और दूसरा इसमें तो -4.4, ठीक है, सॉरी +4.4 और -4.3, या तो 4 जो भी बनता है ये बनना चाहिए। और इसमें 3.7 से लेके
4.2 तक वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि ये वीपीएच पावर है। ठीक है, जैसे हमारी हमारी जो वीपीएच लाइन बोलते हैं, ऐसे ही है। ये देख लो, EL1 इसमें तो 1.8 वोल्टेज आएगा, EL2 इसमें भी 1.8 वोल्टेज आएगा। ठीक है, इसमें 3.7 3 पॉइंट सॉरी 7.3 वोल्टेज इसमें आएगा, 1.8 1.88 और प्लस 4.4 वोल्टेज और माइनस 4.4 वोल्टेज। ये प्लस 4.4 माइनस 4.4 जो ये होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक्स के लिए बहुत आवश्यक है, वोल्टेज चाहिए। ठीक है, और आईसी ऑन होने के लिए तो भाई जरूरी है वोल्टेज चाहिए, 3.7 से लेके 4.2। और दूसरी बात जो है, इसके तो इनेबल वोल्टेज भी चाहिए कंफर्म, क्योंकि इनेबल वोल्टेज जब नहीं बनेगा तो भाई एक भी वोल्टेज नहीं आउटपुट निकलेगा। इनेबल वोल्टेज जो इसी को बोलते हैं कि इनेबल वोल्टेज सर, ये होता है इनेबल ई एन, ये दोनों है जो इनेबल वोल्टेजेस। ठीक है, अगर अच्छे से उनको समझा दो मैं स्कीमेटिक थ्रू और अपना जो कुछ ड्राइंग के थ्रू और ये आडू दोनों मिक्स मिक्स करके मैं अभी ये वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि तभी जो सभी भाई जो बोल रहे थे शब्दोल्ला, उनको अच्छे से समझ में आएगा। मेरा माइंड में ये सेट हो गया कि भाई ये वीडियो देख के जो बंदा मेरे से रिक्वेस्ट किया, वो कंफर्म ये मोबाइल रेडी करना चाहिए। रेडी करके मुझे मैसेज भेजना चाहिए, सर मैंने आपको वीडियो देखा तो मोबाइल बन गया, कंफर्म बनना चाहिए उसी के ऊपर की ये वीडियो होगा कंफर्म। चलिए ठीक है, मैंने जो जो वोल्टेज लिख दिया, ये वोल्टेज तो चेक करना चाहिए सबसे पहले। कैसे चेक करें? मोबाइल ऑन करके चेक करना पड़ता भाई, ऐसे नहीं चेक कर सकते। एक तो ये बात हो गई भाई, ये तो डबल लेयर का बोर्ड है। ठीक है, बटन टॉप बोर्ड है, तो कैसे हम चेक करेंगे? चेक कर सकते हैं आराम से हम। कैसे? चलिए चलते हैं अब। देखो, ऑटो स्विच अपने खोल दिया। ठीक है, सबसे पहले जो है, देखो इधर ही सब कुछ लाइन दे दिया। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मोबाइल ऑन किया आपने, इस कैपेसिटर में चेक करना पड़ेगा कि कितना वोल्टेज इसमें आना चाहिए, 7.3 वोल्टेज। ये जब बनेगा कि आपको इनेबल 1 इनेबल 2, ये दोनों लाइन जब बनेगा तभी ये लाइन बनेगा, इनेबल 1 और इनेबल 2। और इससे पहले जो बनना चाहिए हमारी प्लस 4.4 वोल्टेज, इसका बाद बनना चाहिए माइनस 4.4 वोल्टेज। क्योंकि इसमें जो है नाम कुछ तो सब कुछ लिख देते हैं, मगर इसमें जितना वोल्टेज आएगा, कितना वोल्टेज आना चाहिए और इसमें डायोड वैल्यू कितना आना चाहिए, ये सब कुछ नहीं बताते हैं। देख लो, मैंने अभी इसमें वोल्टेज तो बता दिया, और इसमें आना चाहिए कि 1.8 वोल्टेजेस, और इसमें भी आना चाहिए कि 1.8 वोल्टेजेस। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब इसका डायोड वैल्यू कितना आएगा सर? आपने बोला कि वोल्टेज के बाद डायोड वैल्यू भी तो चेक करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देख लो, और टेस्ट और कोल्ड टेस्ट बोलते हैं हमारे इधर, तो हम बोलते हैं कि डायोड वैल्यू चेक करो और वोल्टेज लेवल चेक करो। मैं डायरेक्टली यही बोल देता हूँ कि पहले डायोड वैल्यू चेक करो। डायोड वैल्यू इसमें आना चाहिए AVDD में कंफर्म, जो है 500 से लेके आपको 700 के अंदर, मतलब कि 680 भी आ सकता है कि 700 भी आ सकता है। इतना तो डायोड वैल्यू कंफर्म आना चाहिए भाई। एक बात ठीक है, इसमें हो गया। और इनेबल EL VDD इसमें कितना आएगा? ये तो इनेबल 1 इनेबल 2। देख लो, इनेबल 2 में आपका आएगा कि आपको 5, मतलब 500 से लेके 600 तक, और इसमें भी यही आएगा कि 500 से लेके 600 तक। इन्हें मतलब EL ऑन 1 EL ऑन 2। ठीक है, और EL VDD में आएगा आपको डायोड वैल्यू जो है, इसमें आपको कंफर्म आना चाहिए कि डायोड वैल्यू जितना है कि हमें 500 से लेके इसमें भी 600 तक। ठीक है, और EL VSS इसमें कैसा डायोड वैल्यू आएगा? देख लो, एक तो ये होता है कि रिवर्स बाई एंड फॉरवर्ड बाई में हम चेक करते हैं।
अगर अब इसमें रिवर्स वेव में आप चेक करोगे तो आपको इसमें ओ एल आएगा, क्योंकि ये माइनस वोल्टेज है भाई। ये नहीं समझने की ओ एल का मतलब ये लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। रिवर्स वेव में अगर चेक करोगे तो, अगर इसी को फॉरवर्ड वेव में चेक करोगे तो इसमें डायोड वैल्यू कंफर्म आएगा। आप चेक करके देखना, फॉरवर्ड वेव में आपको इसमें डायोड वैल्यू आना चाहिए कंफर्म। इसमें भी आपको 500 से लेके, कभी कभी 450 से भी आता है, 500 से लेके आपको 600 तक कंफर्म आएगा। ये तो हमारी डायोड वैल्यू हो गया। एक तो एक क्या हो गया, एक तो हमारी वोल्टेज लेवल -4.4, +4.4, और EL1 EL2 में 1.8 वोल्टेजेस, 1.8 वोल्टेजेस, ठीक है। और ये VDD में 7.3 वोल्टेजेस। ये तो हमें कंफर्म बनना चाहिए वोल्टेजेस, और डायोड वैल्यू भी चेक करना चाहिए। और इसके बाद हम जाएंगे कि चार्ज जो है लाइट एसी के पास, ठीक है। अब जाएंगे लाइट एसी की, क्योंकि ये अपने चेक कर लिया, क्योंकि इधर जो भी कैपेसिटर है, जो भी कंपोनेंट्स दिए इसमें तो अपने चेक कर लिया, ठीक है। अब इधर होता है टीपी, टेस्ट पॉइंट होती है, क्योंकि देख लो अपर बोर्ड लोअर बोर्ड जो बोलते हैं, ऐसे ही देख लो। इसमें टीपी है जो अपने निकाल दिया। कभी कभी क्या होता है कि अपने जो बोर्ड इसको निकालते हैं, इसी इसी चेंज करने के लिए बोर्ड निकालते हैं आराम से हीट करके, जितने भी हीट देते हैं भाई लोग। हम तो 350 से लेके 350, या तो मतलब 350 का मतलब 350, 360, या तो 340, ऐसे कुछ हीट रख के आराम से निकाल देते हैं, ठीक है। ये VDD, क्यों, यहाँ तो टेस्ट पॉइंट हो गया भाई। ये टेस्ट पॉइंट अगर खराब हो गया तो आपका क्या होगा, IC तो काम करेगा, कैसे काम करेगा, तब इनेबल वोल्टेज तो चले जाएगा भाई, हमारी क्या आएगा 1.8 वोल्टेज जो चले जाएगा दोनों में। और 1.8 वोल्टेज जाने के बाद तो देख लो आउटपुट तो निकल जाएगा, ठीक है। आउटपुट क्या होगा आपको, एक तो -4.4 वोल्टेज निकल जाएगा, और एक तो +4.4 वोल्टेज निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें के एक भी पिन भी जो है, एक भी टेस्ट पॉइंट जो मिस हो गया, तो कंफर्म आपको 7.3 वोल्टेज नहीं आउटपुट होगा, क्योंकि सबसे पहले इनेबल वोल्टेज चेक करना चाहिए भाई, ठीक है। अगर इधर चेक करना है तो, ठीक है। और IC के पास जाएंगे तो और भी बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। अगर स्कीमेटिक ओपन करूंगा ना, और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको, क्योंकि वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखो। देख लो इतना बढ़िया वीडियो है ये, कि अपने कभी कभी जो AMOLED डिस्प्ले का प्रॉब्लम आएगा, तो ये ऐसे वीडियो देखने में आपको आराम से ये समझ में आएगा कि भाई कंफर्म इसमें तो कुछ है तो हम सीखने के लिए। तो ऐसे ही है ये वीडियो भी, पूरे के पूरे आप देखोगे ना, कंफर्म बहुत कुछ आप सीख लोगे। जो बिगनर है वो तो बहुत कुछ सीख लेंगे, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि 1 2 3 साल 5 साल काम कर रहे हैं कि 10 साल काम कर रहे हैं, मगर स्कीमेटिक मुझे रीड नहीं करना आता है, जैसे बंदा है वो भी अगर ये से वीडियो को देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलते, मैंने हमने बता दिया कि टेस्ट पॉइंट भी एक भी पॉइंट मिस हो गया तभी आपको गड़बड़ी हो जाएगा, 7.3 वोल्टेज कंफर्म नहीं निकलेगा इसमें, मतलब 1.8 वोल्टेज इस पे टेस्ट पॉइंट भी निकल जाएगा, या तो 1 मतलब EL1 EL2 और ELVSS ELVDD, ठीक है। और दूसरी एक बात है, अब तो IC की बात चाहेंगे। देख लो IC की बात जाएंगे तो देख लो सब में यही एक गड़बड़ी होती है कि आडोर में तो डाल देते हैं कि इसमें लाइन यहाँ से आ रहा है, मतलब इस IC से आ रहा है, इस सेक्शन से आ रहा है करके सब कुछ तो लिख देते हैं, मगर जो है जो कंपोनेंट्स की वैल्यू होती है, कंपोनेंट्स की चीज होती है, जो वो तो एक भी नहीं देते हैं। ये देखो सब में क्या कर दिया, नाम दे दिया, और इसकी लाइन भी देखो इधर से इधर आ रहा है, और इधर आ रहा है, इधर से इधर बन रहा है, कि इस जगह में जाएगा, कि ये बॉल में जा रहा है, ठीक है। ओके, और ये क्या इसमें भी जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन बन रहा है कि ये भी भाई स्पिन में आ रहा है, ओके। और ये तो भाई इधर से निकल के, इधर से निकल के इस बॉल में आ रहा है, ठीक है। तब ELVDD, इनेबल 1 इनेबल 2, ये तो सब आ गया भाई। जब ये ELVSS, ये भी इधर आ गया, मतलब इस जगह में। अभी जूम कम करता हूं तो आपको दिखेगा पूरा, इसको अब डिलीट कर देते हैं। ये देखो इधर, ये तो बन गया। अभी ये देखो, अभी कभी भी ना एक IC ऑन होने के लिए उसको भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, वोल्टेज कंफर्म चाहिए, और उसके जितना प्लस चाहिए तो माइनस ग्राउंड GND भी होना चाहिए,
तो उसको जो है मिलेगा वीपीएच लाइन। देखो ये तो वीपीएच लाइन आ गया। ये वीपीएच लाइन में कितना वोल्टेज आएगा देख लो। वीपीएच लाइन में आपको वोल्टेज जो आता है 3.7 से लेके 4.2 तक तो वोल्टेज आ जाएगा। और डायोड वैल्यू देखोगे तो अब इसमें 350 से लेके 500 के अंदर डायोड वैल्यू आएगा। किसी किसी बोर्ड में 550 के बीच चले चले जाता है। फोन तो सही काम करता है, कोई बात नहीं, ठीक है। इतना तो डायोड वैल्यू तो इधर कंफर्म आना चाहिए। 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेजेस, और 350 से लेके 500 तक इसके अंदर ही एक डायोड वैल्यू आएगा कंफर्म। ये आपने चेक किया। तो देखो इधर इंडक्टर में आ रहा है भाई, एक तो इधर कॉइल, ये तो टेस्ट पॉइंट हो गया। एक तो इस कैपेसिटर में जा रहा है, और इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर, एक तो ये इंडक्टर में इधर आके इस वाल में आ रहा है, और इधर से जाके इसमें आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये वीडीडी निकलेगा, मगर इसको इनेबल वोल्टेज चाहिए। ओके, देखो अगर आपको ऐसे एक वोल्टेज है तो ये इंडक्टर का वैल्यू पता होना चाहिए कितना वैल्यू का है। देखो ये तो आपको जीएनडी ग्राउंड के साथ हो सकता है, ग्राउंड के साथ होगा। और ये भी इंडक्टर होगा, ये होगा आपका 4.7 माइक्रो हेनरी, और ये हो सकता है 10 माइक्रो हेनरी। देखो ऐसे इंडक्टर का वैल्यू बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंडक्टर का वैल्यू तब आपको मालूम नहीं होगा। तो अगर आपको प्लस 4.4 वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको 4.7 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर चेंज करना पड़ेगा। अगर आईसी सब सही है तो सिग्नल भी सही है तो। इधर एक कैपेसिटर जो लगी होती है, इस कैपेसिटर को भी आपको कंफर्म चेक करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। ऐसे कैपेसिटर होती है, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। देखो भाई, ऐसे इंडक्टर में जो अगर कोई आपको, सब लोग यही सोचते हैं कि बजर रेंज आएगा तो इंडक्टर सही है। भाई इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा ना, जैसे जो 10 माइक्रो हेनरी बोलते हैं कि 4.7 माइक्रो हेनरी बोलते हैं, ये भी आपको 2.2 माइक्रो हेनरी समझ लो ना, जो भी होगा, ठीक है। ये तब बजर देते थे, ये सोचते हैं कि इंडक्टर सही है। भाई इसका वैल्यू जो है ये कंफर्म होना चाहिए कि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है ना, तभी भी आपको क्या होता है, बजर देगा। तब वो बजर नहीं देगा तो वो सोचते हैं कि ओपन सर्किट है, तब तो कंफर्म इंडक्टर चेंज कर देगा, क्योंकि इंडक्टर ऐसे एक चीज है कि शॉर्ट सर्किट कंपोनेंट्स है। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, अपने तो चेक कर लिया कि आउटडोर स्टेशन ओपन करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी आपने बताया। और ये वीपीएच लाइन जो बन रहा है कहां से, ये बनेगा आपको जो है पावर एसी से। पावर एसी होगी PM8350 बी, ठीक है। क्योंकि ये बी सी, या तो ये बी सी नहीं लिखा होता है, PM8350 होगा, क्योंकि PM8350 बी जो ये होता है इसके अंदर चार्जिंग आईसी होती है, ठीक है। चार्जिंग आईसी से, चार्जिंग आईसी की होती है डीसी टू डीसी आईसी। जो डीसी टू डीसी आईसी क्या करता है कि हमारी जो वीपीएल लाइन जो है, वीपीएल लाइन अंदर लेके वीपीएच लाइन को भेजेगा, ठीक है। और वीपीएच लाइन ऐसे जाएगा कि पीएम 8 मतलब PM8350 जो आईसी है, सी जो होगा उसमें बी, वो बी करके एक वोल्टेज निकलेगा। ऐसे बहुत कुछ इसमें जो है 3-4 पावर आईसी अब आने लग गया कि बोर्ड के ऊपर जो जैसे अपर लोड लोअर बोर्ड हो गया, और उसके भी ऊपर अपर बोर्ड आ सकता है। ऐसे आएगा तो आईसी भी बढ़ेगा भाई, 1 बाई 1। और इतना आईसी ज्यादा बढ़ेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का है कि ये रेडी होगा कि नहीं होगा। जिसको, जिस भाई को अच्छा नॉलेज होगा, जिस भाई को जो भी वो स्कीमेटिक नॉलेज जिस भाई को होगा ना, वो तो कभी, जितने भी बोर्ड होगा, जितने भी आईसी होंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने भी रखो, वो तो कभी नहीं डरते हैं कि, क्योंकि उसको, उनको ये होता है कि हमारे पास तो भाई एक तो नहीं स्कीमेटिक तो मिल जाएगा, कभी नहीं तो कभी। तो स्कीमेटिक मिल गया तो उसको पूरा डाटा शीट तो ले लेंगे वो खुद ही, जो भाई को स्कीमेटिक रीड करना आता है। चलो हमने अभी तो इसका जो भी बता दिया, इसमें कैसे काम करता है, यही सब कुछ जो भाई मुझे मैसेज कर रहे थे शब्दुल्ला, वो भाई तो ये सब चेक कर लिया, मगर उनको अभी ये तकलीफ है कि 7.3 वोल्टेज नहीं बन रहा सर। उनका -4.4 वोल्टेज बन रहा है। क्या बन रहा है कि माइनस माइनस 4.4 बन रहा है, प्लस
4.4 बन रहा है वोल्टेज, मगर प्लस 7.3 वोल्टेज नहीं बन रहा है, ये उनका नहीं बन रहा है। तो भाई ऐसे 7.3 में क्या है, क्या चीज है भाई? देखो, जो OLED डिस्प्ले होता है पूरे की पूरा जो है इसमें एलईडी लगी होती है। ये नहीं है कि भाई एलईडी लाइट अलग से होगा और डिस्प्ले अलग से। जो जैसे TFT डिस्प्ले हो गया, ये तो LCD डिस्प्ले हो गया। अगर OLED डिस्प्ले के बाद लेते हैं, आपको डुप्लीकेट कॉपी डिस्प्ले लोगे ना, उसमें अलग से होगा, क्या होगा, एलईडी लाइट। ठीक है, जैसे ये काम नहीं करेगा तो आपको क्या होगा कि ग्राफिक्स तो दिख जाएगा, अच्छे से देखेगा तो ग्राफिक्स तो दिख सकता है, मगर बैकलाइट जो है वो बिल्कुल ही नहीं आएगा। क्योंकि 7.3 वोल्टेज इस ऐसे एक चीज है कि आपको पूरा लाइटिंग सेक्शन जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, अब चलिए, अब क्या करते हैं कि स्कीमेटिक खोलते हैं। स्कीमेटिक तो उसका नहीं है भाई। ठीक है, हमने इसके लिए एक्सोमी की, जो रेडमी जो बोलते हैं एक्सोमी MI 13 ब्रो, मतलब MI 13 ब्रो का स्कीमेटिक खोला। इसमें भी क्या है कि ये इसी लगी हुई है। देखो मैंने अभी खोल दिया, देखो क्या लगा हुआ है, यही सेम ऐसी है, SM3010। ये अगर ऐसे स्कीमेटिक नॉलेज होगा ना, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगा। अभी देखो, सबसे पहले इसको क्या क्या वोल्टेज इनको मतलब आना चाहिए इसको। ठीक है, सब लोग भाई लोग यही समझते हैं कि इसमें EL1 EL2 आते ही जो है आउटपुट निकल जाएगा, जो ये बोलते हैं हम इनेबल वोल्टेज। इसमें इसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और बहुत कुछ चीजें देखने के लिए मिलेगा, जैसे स्कीमेटिक जो भाई को रीड करना आएगा तो। ठीक है, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये आईसी कैसे काम करेगा। सबसे पहले पूरा आईसी के बारे में बोल देता हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि 3.7 से लेके 4.2 तक का वोल्टेज आना चाहिए। VPH पावर अंडरस्कोर सब। ठीक है, इसके कैपेसिटर में चेक कर लो। ये आके क्या करेगा, पावर वी इन का मतलब इनपुट होगा। ठीक है, पी इन और ये इन, इसमें भी इस कैपेसिटर में कंफर्म आना चाहिए 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज। अगर ये आ गया, ठीक है, अगर ये वोल्टेज आ गया, उसका बाद क्या करना पड़ेगा, सेट। ये सेटिंग का जो ये वोल्टेज ये भी कंफर्म आना चाहिए। इसमें भी क्या आएगा, 3.7 से लेके 4.2 तक का, 4.2 तक वोल्टेज आएगा। क्योंकि जो सब भाई लोग यही समझते हैं कि जैसे ये इंडक्टर में वोल्टेज आ जाता है, तो इस कैपेसिटर में चेक किया है तो इस इंडक्टर में चेक किया, 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज आ गया, या तो डायोड वैल्यू चेक कर रहे हैं कि 350 से लेके 500 तक आ गया, तो समझ लेते हैं कि ये सर्किट सही है। क्या समझ लेते हैं कि ये सर्किट सही है। ये भाई, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये इसकी जगह में चेक करने से कोई सर्किट सही नहीं होता, क्योंकि कोई वाटर डैमेज हो गया, या तो कुछ कंपोनेंट्स टूट गई, या तो जब अपने बोर्ड निकालते हो, जो अपर का बोर्ड निकालते हो, उस टाइम कुछ प्रॉब्लम आ गया। ऐसे प्रॉब्लम में क्या होता है कि इसका ट्रैक जो है, लाइन जो है कट जाती है। तब आपको ये एक एक पॉइंट चेक करना पड़ता है। क्या पे अपने इधर चेक कर लिया तो स्किप कर दो, कि दूसरा जगह नहीं चेक करते हैं। उसका बाद चेक करना पड़ेगा, इधर भी इस कैपेसिटर में चेक करना पड़ेगा, इस कैपेसिटर में भी चेक करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे काम करोगे ना, कभी भी आपको फेल नहीं होगा, कंफर्म मोबाइल रेडी हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है सब भाई लोग ये समझते हैं कि जो इंडक्टर जो इधर लगा हुआ है, जो आ रहा है C4 C5 D5 बॉलो में, ये देगा आपको बजर साउंड। क्यों बजर साउंड देगा, देख लो इधर है 2.2 माइक्रो हेनरी UH की इंडक्टर लगी हुई है। क्यों, इंडक्टर क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट कंपोनेंट्स है। एक साइड में क्या हुआ है, GND, तो ये कंफर्म शॉर्ट करेगा। तब ये शॉर्ट करेगा इंडक्टर, ये समझ लगे कि इंडक्टर शॉर्ट है। शॉर्ट समझ के क्या करते हैं कि इंडक्टर को निकाल देते हैं।
जब आप इंडक्टर को निकाल दोगे ना भाई, देख लो आपको, जब ना ये ELVSS मतलब -4.4 या तो 4.3 या तो कभी कभी 3.0 भी आता है माइनस, एक एक बोर्ड में जो मोटरोला मोबाइल होता है मोटो का, उसमें कभी कभी 3.0 आता है, ठीक है। एक एक मोबाइल में ऐसे होता है, ये नहीं कि सारे मोबाइल, मगर 4.4 तो कंफर्म आता है भाई। इससे अगर आपको VSN VSP है तो उसमें आपको -5 वोल्टेजेस होगा और +5 वोल्टेजेस होगा, वो अलग बात है। अभी इसमें वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज जो है ये नहीं बनेगा अगर आपने इस इंडक्टर को निकाल दिया, तो ये -4.4 वोल्टेज नहीं बनेगा, ठीक है। और इसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि इस इंडक्टर को, किसको, इसको चेक करना पड़ेगा। ये VPH लाइन आ गया, इस कैपेसिटर में आप चेक करोगे 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेजेस, और 350 से लेके 500 तक आपको डायोड वैल्यू, ठीक है। दोनों कैपेसिटर में चेक कर लेना, कहीं इधर इधर से लेके इधर ओपन सर्किट हो जाए। और ये देखो, ये होना चाहिए आपको 4.7 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर, ठीक है। क्योंकि भाई लोग यही समझते हैं कि ये माइक्रो हेनरी क्या होता है यार, हम तो अभी ज्यादा से ज्यादा बजर रेंज में चेक करते हैं कि ये तो बजर देता है भाई, ये फुल जैसे लाइन ये शॉर्ट हो जाता है ना ऐसे इंडक्टर, मतलब कॉइल, तभी भी तो बजर आएगा, ठीक है। अगर ये कट जाता है तब तो ओपन हो गया, तब तो कोई बजर नहीं देगा। कंटिन्यूटी मोड में चेक करोगे ना कभी, तब बजर नहीं देगा, तब तो आप चेंज कर लोगे कंफर्म, क्योंकि ये तो मालूम होता है कि बजर नहीं देने से मतलब ये खराब हो गया कि ओपन सर्किट हो गया। मगर बजर देगा, कंटिन्यूटी में चेक करोगे तो साउंड आता है, तब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये ओके है 100%, क्योंकि इंडक्टर तो कॉइल तो ऐसे एक चीज है कि शॉर्ट सर्किट कंपोनेंट से, इसलिए वो देगा, क्योंकि इसको वैल्यू चेक करना चाहिए। अगर वैल्यू चेक करना है तो LCR मल्टीमीटर यूज करना चाहिए, अगर LCR मल्टीमीटर नहीं है, अगर आपको इसके ऊपर डाउट आ गया कि चेंज करना है भाई, आप किसी भी बोर्ड में 4.7 से लेके 4.7 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर इधर लगा सकते हो, मतलब कॉइल। अगर ये खराब हो गया कॉइल तो क्या वोल्टेज नहीं बनेगा भाई, देख लो, ये नहीं बने, ये खराब हो गया तो आपको ये नहीं बनेगा कि +4.4 वोल्टेज, ठीक है। क्या नहीं बनेगा, +4.4 वोल्टेज नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि ये बहुत बूस्ट करने के लिए, देख लो ये तो वोल्टेज देख लो अब, जैसे आपको क्या आ रहा है समझ लेना। आपको वोल्टेज इनपुट जो आ रहा है VPH लाइन पावर में 3 से लेके 4 तक वोल्टेज आएगा, जितना जो आपको बैटरी की जो क्षमता होगा, बैटरी में जितना वोल्टेज होगा उतना, मगर आपको इधर तो कंटिन्यू +4.4 आ रहा है और -4.4 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, क्योंकि ये बूस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं कि बूस्ट कॉइल। मगर कॉइल तो ऐसे एक चीज है कि देखने से सेम ही होता है, कोई भाई लोग ऐसे समझ लेते हैं कि देखने से सेम कॉइल है कि इधर कोई से भी कॉइल लगा दो, ऐसे लगाओगे तो काम नहीं चलेगा भाई। इधर इधर जो भी कॉइल आप चेंज करोगे उसका वैल्यू ही एकदम सही होना चाहिए, एकदम वैल्यू परफेक्ट होना चाहिए, तब परफेक्ट होगा तभी काम चलेगा। ये नहीं है कि कोई से भी कॉइल निकाल दो, देखने से सेम लग रहा है और सही से भी सेम है, और लगा दो, काम हो जाएगा और बोर्ड भी रेडी हो जाएगा, ये मत समझो कि बोर्ड रेडी होगा। अब कल के ये हो सकता है कि जैसे अपने निकाला वो 4.7 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर, तो भाई लग कर तो चल जाएगा। अगर अनलॉक हो तो भाई जो भी इंडक्टर लगाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसको वैल्यू देखना पड़ता है, चीज से देखना पड़ता है एक एक चीज को, ठीक है। और इसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा कंफर्म, इसका बाद आपको कंफर्म चेक करना पड़ेगा, VPH लाइन इधर आ रहा है और 10 माइक्रो हेनरी, कितना, 10 UH, 10 UH इंडक्टर को चेक करना पड़ेगा साथ के साथ जो है ओम्स
रजिस्टर लगी होती है, कभी इधर इंडक्टर लगे होते हैं। ये तो फिल्टर इंडक्टर बोलते हैं, ये तो ओम्स की। ये लाइन भी आपको चेक करना पड़ेगा। इधर से क्या होगा, ये आउटपुट निकलेगा इसी लाइन से, बूस्ट होके दोनों में से। इधर से इनपुट एलएक्स का, इधर से आउटपुट, मतलब फीडबैक लेता है, आउटपुट लेते हैं। ये तो हो गया ओके। तब इसको भी चेक करना, अगर ये ओपन सर्किट हो जाता है तो तभी भी आपका क्या होगा, 7.3 बोला, इसमें 7.6, कभी कभी 7.3 होता है और 7.6 भी आता है, जैसे बोर्ड के ऊपर ऊपर नीचे होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आपको चेक करना पड़ेगा कंफर्म। देख लो, अगर इसमें क्रैप हो गया तो क्या होगा, 7.6 से लेके 7.3 का जो वोल्टेज है ये नहीं बनेगा। और जो ग्राउंड में जीएनडी में जो लगा हुआ है इंडक्टर 2.2 माइक्रो हेनरी, वो क्रैप होगी तो आपको -4.4 नहीं बनेगा। अगर ये 4.7 माइक्रो हेनरी की इंडक्टर खराब हो गया तो +4.4 नहीं बनेगा भाई। अगर ये सब कुछ सही है, एकदम सब इंडक्टर सही है, तब क्या करना पड़ेगा भाई। देख लो, ये अब अगर ये लाइन सब सही है, सब चीजें सही है, तो भाई इसका मतलब इनेबल लाइन बिल्कुल सही होना चाहिए। ये होता है EL1, EL on 1, इसको लिखा है VDDP_EN, और EL2 ये कहां से आएगा, देख लो। डिस्प्ले कनेक्ट से भी आ सकता है, क्या पता कि तुरंत ये सीपी से दे दिया कंट्रोल। अब इसको हम देखते हैं कहां से आ रहा है। इस लाइन को हम सर्च करेंगे, अभी डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया और नेक्स्ट किया, डिस्प्ले कनेक्टर आएगा कंफर्म। आ गया, देख लो, डिस्प्ले कनेक्टर आ गया। अब डिस्प्ले कनेक्टर इधर आ गया तो इसमें से आपको क्या आना चाहिए, 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। तब 1.8 वोल्टेज आएगा, तब आपको काम बनेगा। काम का मतलब आपको जो है, सारे जो जितने भी 3 वोल्टेज मैंने बताया, +4.4, -4.4 और +7.3 से लेके 7.6 तक, जो जितने भी वोल्टेजेस है वो सब बनेगा, ठीक है। अगर ये वोल्टेज तब बनेगा, तब डिस्प्ले लगाएंगे तभी बनेगा। तब डिस्प्ले लगाने के बाद, ऐसे एक चीज है कि डिस्प्ले में तो भाई कोई पावर एसी नहीं है। ये तो अच्छे से समझ के देखो, डिस्प्ले कोई पावर एसी है क्या, नहीं। तब डिस्प्ले के अंदर से कैसे ये 1.8 वोल्टेज आ रहा है, ये तो भी समझना चाहिए ना आपको। डिस्प्ले कनेक्टर में 1.8 वोल्टेज यहां से आएगा, क्योंकि डिस्प्ले VDD/IO, ठीक है। डिस्प्ले VDD/IO जो है, इसमें से आपको आएगा 1.8 वोल्टेजेस। जो ये वोल्टेजेस है ये इधर से आएगा, जो कैपेसिटर इसमें चेक करो कि 1.8 वोल्टेजेस आ रहा है, ठीक है। और इसमें से डायरेक्ट चलेगा कनेक्टर में। कनेक्टर में जाने के बाद ये डायरेक्ट जाएगा आईसी के अंदर। आईसी के अंदर जाके क्या क्या कुछ फीडबैक लेगा, फीडबैक लेके इसमें अब देगा कि 1.8 वोल्टेज। बहुत कुछ ऐसी चीजें जी, बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए मिलेगा, अभी भी बोल रहा हूँ। अब डीप लेवल की देखोगे तो ये वीडियो। और डिस्प्ले ऑन तो हो गया भाई, तो ये वोल्टेज तो निकल गया। अब डिस्प्ले के लिए तो और भी वोल्टेज 3.0 भी चाहिए, इसका भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब कुछ सही है, फिर भी भाई आपको डिस्प्ले नहीं बन रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, तो आपको रीसेट लाइन भी चेक करना पड़ेगा, एलसीडी रीसेट लाइन। और एलईडी डायरेक्ट लाइन चेक करना पड़ेगा, और एलसीडी रीसेट लाइन चेक करना पड़ेगा, इंटरप्ट लाइन चेक करना पड़ेगा, पीएमडी लाइन चेक करना, ऐसे बहुत कुछ चीजें भाई। सब कुछ चेक करने के बाद ही डिस्प्ले आता है, ठीक है। इनका कहने का मतलब कि 7.3 वोल्टेज नहीं आ रहा सर, बस सब कुछ बन रहा है। मेरे कहने के मतलब है EL1 जो है, ऑन 1, इसमें ये जाएगा तो आपको बनता है +4.4 -4.4। तब EL on 2 होता है, इसमें बनता है 3.6,
या तो 7.6 या तो 7.3 वोल्टेज, ये इनेबल होता है इसका। इनको अभी ये चेक करना है कि 1.8 वोल्टेज इनेबल 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और उसका इंडक्टर चेक करना पड़ेगा 10 माइक्रो हेनरी है कि नहीं है, उसका टीपी चेक करना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ सही है, लाइन सब बन रहा है, कुछ ड्रॉप हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, जैसे ये समझ लो ना भाई 1.8 वोल्टेज इधर सही से आ रहा है, और क्या हो रहा है कि ईएल ऑन टू फ्लक्चुएशन हो रहा है। जैसे 1.8 वोल्टेज है कि क्या होता है कि 1.0 हो गया और 0.9 हो गया, और 1.8 आ रहा है और 1.0 हो रहा है, मतलब ऐसे फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो भाई आपका एसी करा हुआ, एसी चेंज कर दो, 99% आपका मोबाइल रेडी हो जाएगा। ठीक है। अगर सर फ्लक्चुएशन भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तो उसका ट्रैक चेक करो, लाइन चेक करो 1 बाय 1। ठीक है भाई, इस मेरा मुझे तो इनेबल लाइन तो मिल रहा है, फिर भी मुझे 7.3 नहीं आ रहा है, तो 10 माइक्रो हेनरी इंडक्टर को चेक करो। उसका बाद जो है 50 ओम्स का जो रजिस्टर लगा होगा या तो इंडक्टर लगा होगा, रजिस्टर या तो इंडक्टर, आर फ्रॉम टू रजिस्टर, एल फ्रॉम टू इंडक्टर, ये लगा होगा, ये इसको चेक करो। जैसे इसको चेक करोगे ना, तब आराम से आपको पता चल जाएगा ये सेक्शन कहाँ प्रॉब्लम है। अगर ऐसे पेजेस जो अलग अलग है, तब आपको समझ में नहीं आ रहा है सर, मुझे तो तभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे आपको अभी मैं बना देता हूँ एक ड्राइंग, बहुत अच्छे से इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बनते हैं ड्राइंग। इसको अब डिलीट कर देते हैं। जैसे आपने लिया, जैसे यहाँ ले लो ना एक पावर एसी पहले, पावर एसी ये होगा कि 8 PM 8350 B, 5083 PM 8350 P। ओके, इसमें से एक वोल्टेज निकलता है एक इंडक्टर का साथ, मतलब कॉइल 1 UH इंडक्टर होता है ठीक है, इसका नाम होता है VPH अंडरस्कोर पावर। ओके, इधर तो एक डायोड होगा भाई कंफर्म, विदाउट डायोड तो ये आउटपुट ही नहीं होता है। अगर बूस्ट कॉइल तो नहीं बनना चाहिए, चलो तो ठीक है, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में बनता है, इंडक्टर तो होगा कंफर्म फिल्ट्रेशन के लिए। सी कैपेसिटर, C/2, और ये सीधे से सीधा सीधा कहाँ आ रहा है, जो हमारा आईसी जो है, इधर आईसी बना देते हैं बढ़िया सा। ठीक है, ये आ रहा है हमारा, सॉरी, ये आ रहा है हमारा, इधर से लेके इधर तक जाएगा, और इधर एक इंडक्टर होगा, इधर से एक लाइन आएगा अंदर, और इधर से जो है ये एक 0 ओम की, मतलब 50 ओम्स का जो रजिस्टर हो सकता है, या तो इंडक्टर होगा, मतलब ये तो 10 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर है। ठीक है, दोनों में जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर, कैपेसिटर, इसका नाम जो इधर भी होगा VPH पावर अंडरस्कोर पावर। वोल्टेज आएगा 3.7 से लेके 4.2 तक। ये AC होगा SM3010, यही है ना, उसका देख लेते हैं स्कीमेटिक में, यार गलती से नहीं डाल दें, क्या बात है, एकदम स्कीमेटिक में देख लेते हैं एक बार। इसी का नंबर इधर आ गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, SM3010, ये ठीक है, एकदम सही है, SM3010 ये।
आईसी का नंबर ये है लाइट आईसी, मतलब ग्राफिक्स आईसी बोल सकते हैं इसको, लाइट आईसी या तो ग्राफिक्स आईसी जो भी है। ठीक है। और इस ऐसे इसमें आ गया। ठीक है, जो ये मैंने बता रहा हूँ, अगर पूरा सर्किट में डालो तो और भी बढ़िया लगेगा। चलो ठीक है, पूरा ही डाल देते हैं। और दूसरा जो है, ये लाइन तो ये हो गया, ये बोलते हैं कि आउटपुट 3, इसको बोलते हैं एलएक्स, सॉरी, इसको बोलते हैं LX3। और ये होता है बी आउट आउटपुट 3। ठीक है। और इसके बाद जो है लाइन और भी एक आएगा, ले लेते हैं इसी में से, क्योंकि यही लाइन बनेगा ना, यही लाइन बनता है, इसमें से ले लेते हैं। इसमें से लेके एक और एक इंडक्टर, ये होता है 4.7 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर। ये तो भाई इनपुट हो गया, और ये फीडबैक, और ये एलएक्स तो आउटपुट होगा। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, इधर भी आउटपुट होगा इनपुट होगा, जो भी है कंफर्म वगैरह चेक करना पड़ेगा कैपेसिटर से लेके सब कुछ। ठीक है। और ये 4.7 माइक्रो हेनरी, इधर भी एक कैपेसिटर लगी होगी सी। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू भी चेक करना पड़ता है भाई कभी कभी। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू की वजह से भी किसी सेक्शन, कोई सेक्शन काम नहीं करता है। सिंगल कैपेसिटर तो बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये आ गया, और एक इंडक्टर लगा देते हैं, और एक इंडक्टर हम लगा देते हैं कि भाई ये तो कॉइल बनेगा। एक, दो, दो, तीन, चार। ठीक है, ये होगा आपको 2.2 माइक्रो हेनरी का। ये होता है हमारी GND, ग्राउंड। GND का मतलब ग्राउंड। ठीक है। और ये होगा ये लेग, मतलब ये होगा आपको 2 या तो 1 होगा, LX ये समझ लेना, LX आउटपुट जो भी है, ये होगा 2 का लाइन, मतलब 2 का लाइन में समझा देता हूँ। LX, क्या तकलीफ है यार, हम तो कर ही लेंगे। LX2, इसको हम ले लेते हैं LX2, और इसको ले लेते हैं LX1। LX2, ये ले लेते हैं LX1 2 3 4, जो भी जितनी भी बॉल होगी कोई बात नहीं, उसमें जाएगा। ठीक है, मगर ये इंडक्टर तो सब चेक करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं है बिना चेक के अपने आगे बढ़ गया तो भाई गड़बड़ी हो जाएगा, काम नहीं बनेगा कभी। ठीक है। और इतना तो ये निकल गया, आ गया भाई। और इसमें तो GND तो कंफर्म चाहिए, जितना आपको मगर प्लस चाहिए इतना तो ग्राउंड भी चाहिए ना। GND समझ लेना, 1 2 3 पिन 4 पिन जो भी है। GND ग्राउंड, अब ग्राउंड आ गया। और इससे पहले आपका आएगा कि इसी लाइन से क्या आएगा, PV इन। और ये V इन,
ठीक है। इसमें कैपेसिटर लगी होगी सी, और इसमें भी एक कैपेसिटर लगा होगा सी, और इसमें भी वही वोल्टेज आएगा 3.7 से लेके 4.2 तक, और इसमें भी वही वोल्टेज आएगा 3.7 से लेके 4.2 तक। ये वोल्टेज सब कुछ चेक करना पड़ेगा। और इसका बाद जो आउटपुट निकलेगा तब डिस्प्ले कनेक्टर ले लेते हैं अभी तो हम। इधर एक डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है। अब इस डिस्प्ले कनेक्टर में 1.8 आना चाहिए, दो लाइन, ठीक है। कभी कभी रजिस्टर लगी होती है, कभी कभी नहीं लगी होती है, जो भी है। आर मतलब रजिस्टर, ई एल अंडरस्कोर ऑन 1। क्या वोल्टेजेस आएगा भाई इसमें? 1.8 वोल्टेजेस। और दूसरा लाइन ले लेते हैं, इसमें भी रजिस्टर लगा होगा, अगर इसमें लगा होगा तो 0 ओम का रजिस्टर लगी होती है, इसमें भी 0 ओम रजिस्टर होती है। इसमें भी आपका आएगा 1.8 वोल्टेजेस। ये होता है ई एल अंडरस्कोर ऑन 2। अब इसका बाद जो आउटपुट निकलेगा आपको वोल्टेज जो है, इसका बाद निकलेगा आपको वोल्टेज, क्या क्या निकलेगा सोच लो। इसका बाद निकलेगा आउटपुट लाइन जो भी है, आउटपुट वी आउट लिखा होगा 1, समझ लेना आपको। एक कैपेसिटर लगी होगी सी प्लस 4.4 वोल्टेज, और इसका बाद आपको निकलेगा वी आउट 2। इसमें भी एक कैपेसिटर लगा होगा, इसमें आपको वोल्टेजेस आएगा -4.4 वोल्टेजेस। और इसका बाद आप समझ लेना आउटपुट 3 जो मैंने बोला, 7.3 से लेके 4.2 तक इधर से निकलेगा, क्योंकि इसी इंडक्टर्स के बीच में निकलता है, मतलब इसमें से समझ लेना, एलएक्स टू आउटपुट इसमें से। इधर भी एक कैपेसिटर लगा होगा सी, 7.3 से लेके 7.6 तक जो भी वोल्टेज है उसका चेक करो। बस अब ये हो गया फुल सर्किट। देखो भाई, अगर अच्छी नॉलेज है तो भाई सर्किट ऑटोमेटिक आप खुद बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि भाई बहुत मुश्किल है। ये हो गया आपका क्या, डिस्प्ले कनेक्टर सी सी, मतलब सी फ्रॉम टू कनेक्टर, या तो लिख ही लेते हैं, इतनी जगह नहीं है तो। चलो ठीक है, कनेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारी डिस्प्ले कनेक्टर, और ऐसे भी ये पूरा ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। ऐसे जो एक एक चीज जो है हमें चेक करना पड़ता है भाई। अगर बिना चेक किया आप मोबाइल रेडी कर रहे हैं, बिना आपको कोई कंपोनेंट्स नहीं मालूम है और उसका बेसिक नहीं मालूम है, बेसिक कंपोनेंट्स कैसे काम करता है ये नहीं मालूम है, रजिस्टर कैसे काम करता है ये नहीं मालूम है, और इंडक्टर कैसे काम करता है ये नहीं मालूम है, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, ऐसे एक एक चीज जो है अगर इसके बारे में नहीं मालूम होगा तो अब तो भाई स्कीमेटिक की सर्किट की लेवल काम करने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बेसिक ऐसे एक चीज है कि
जितना बिल्डिंग या बनाते बेसमेंट जितना मेन होता है, ऐसे एक मेन चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये तो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए अभी मिल गया होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय। अगर न्यू हमारे चैनल में कोई न्यू बंदा आके देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगर ये वीडियो अच्छे लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई सही है कि नहीं। अगर और कोई सेक्शन में और कोई ऐसी के बारे में भी कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको समझना है, मतलब समझना है, तो हमें कमेंट में बता देना, या तो हमें कांटेक्ट करके बोल देना भाई, या तो कॉल करके बताओ ना भाई, इस चीज के बारे में मुझे वीडियो बना दो, बहुत कुछ तकलीफ हो रहा था उसके बारे में भी बना देंगे। ओके भाई, बाय बाय।